गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर डिस्कस करने जा रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत आन पड़ी। ये एक वैश्विक आर्थिक संस्था है, तो इस संस्था की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स का ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ा, उसकी स्थापना करनी पड़ी। इसके पीछे बहुत सारे फैक्ट हैं, इसके पीछे बहुत सारे तथ्य हैं। जब 1939 से 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस समय सभी देशों की आर्थिक स्थिति एकदम डामाडोल हो गई थी, क्योंकि युद्ध में तो आपको पता ही है कि सभी जन और धन दोनों की हानि होती है उस समय। तो कोई भी देश अपनी आर्थिक स्थिति से उभर नहीं पा रहा था, जो कि एक चिंता का विषय था। सभी देश अपनी आर्थिक स्थिति से संभलने के लिए क्या कर रहे थे कि आयात को बढ़ावा देना चाह रहे थे आयात को कम करना चाह रहे थे और निर्यात को बढ़ावा देना चाह रहे थे। इसके लिए सभी देशों होड़ लगी मची हुई थी। सभी लोग अपने अपनी देश की मुद्रा का अवमूल्यन कर रहे थे। अवमूल्यन से क्या होता है, जब हम अपने देश की मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं तो बाहरी रूप से वो क्या हो जाती है, सस्ती हो जाती है। तो आयात को कम करने के लिए और निर्यात को बढ़ाने के लिए अवमूल्यन कर रहे थे कि एक देश ने अपनी मुद्रा का 10% अवमूल्यन किया तो दूसरे देश ने 15% किया, तीसरे देश ने 20% किया, ताकि हमारे निर्यात को बढ़ाया जा सके। इस तरह से एक चिंताजनक स्थिति हो गई थी उस समय। जो क्या कहते हैं, थोड़े शक्तिशाली जो देश थे, उन्होंने मिलकर एक सुझाव दिया कि उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का गठन किया जाए, जो एक कंट्रोल मॉनिटर के रूप में काम करे, जो मॉनिटरिंग कर सके, यानी नियंत्रण रख सके। तो उस समय क्या हुआ था कि एक प्रस्ताव लाया गया था। 44 देशों ने मिलकर, एक अमेरिका में एक जगह है ब्रिटेन वुड्स नामक जगह पर 44 देशों ने एक सुझाव पेश किया कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था को बनाया जाए 1944 में, और 44 देशों ने, जिसमें हमारा भारत भी शामिल था। तो उस देश में, मतलब उस संगठन में 44 देशों के गवर्नर, यानी सबसे पहली बात तो हमें ये समझना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF है क्या। ये जिस तरह से हर देश में केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक होता है, तो हम कहते हैं उसे बैंकों का बैंक, है ना। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है कि सेंट्रल बैंक का बैंक, यानी केंद्रीय बैंकों का बैंक जिसे हम कहते हैं, वो है हमारा IMF, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो उस समय सभी देशों के केंद्रीय बैंकों के गवर्नर इस सम्मेलन में शामिल हुए, जिसमें हमारे देश के जो गवर्नर थे उस समय, वो थे श्री CD देशमुख। इन्होंने प्रतिभाग किया, भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व किया था उन्होंने। तो इसलिए हमारा जो इंडिया है वो इसका फाउंडर कंट्री कहलाता है। तो प्रस्ताव लाया गया 1944 में, और इसकी जो स्थापना हुई वो हुई 27 दिसंबर 1945 को। 27 दिसंबर 1945 को स्थापना हुई। वास्तविक रूप से इसने जो कार्य आरंभ किया वो 1 मार्च 1947 से किया। तो इसका मतलब हमें एग्जाम की दृष्टि से हमें 3 डेट का याद रखना है। स्पेशली हमें 2 डेट्स तो अवश्य ही याद रखनी है। एक तो 1944 में इसका प्रस्ताव लाया गया और 44 देशों ने ही इसका प्रस्ताव पास किया, और 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। दूसरा जो क्या कहते हैं, हमें याद रखने वाली जो बात है, क्योंकि ये 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है। तो मुख्यालय है इसका वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC में इसका क्या है, मुख्यालय है। और इसकी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है क्रिस्टालिना जॉर्जेवा। इसकी जो है वो 2019 से
इसकी जो है वो अध्यक्ष है ना। सितंबर 2019 को ये बनी है। अब हमें ये तो पता चल गया, अब इसका उद्देश्य क्या था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के उद्देश्य क्या थे। ये तो संस्था एक बन गई, क्यों बन गई। अब ये संस्था क्या करती है, जैसे कि हर देश की सेंट्रल बैंक क्या करती है, एक मॉनिटरिंग का काम करती है अपने सारे बैंकों के ऊपर। तो इसी तरह से IMF भी जिस अपने सदस्य देशों के ऊपर एक तरह से मॉनिटरिंग का काम करती है, एक विनियामक संस्था है ये, और ये नियंत्रण रखती है अपने सदस्य देशों पर और हेल्प भी करती है। तो इसके उद्देश्य क्या थे कि मैंने बताया कि सभी जो हैं उस समय 1939 से 1945 के बीच के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को उभारने में लगे हुए थे और किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं था। तो सबसे पहले इन्होंने क्या उद्देश्य रखा कि विनिमय स्थायित्व, यानी कोई भी अपनी मुद्रा का अवमूल्यन बिना IMF की अनुमति के बिना नहीं करेगा। तो एक पूरे वैश्विक स्तर पर क्या लाना था, स्थायित्व लाना था, विनिमय दर में स्थायित्व लाना था। तो सबसे पहला इसका जो उद्देश्य है वो है विनिमय दर में स्थायित्व। विनिमय दर में स्थायित्व को कोई भी देश अगर अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसे परमिशन लेनी होगी IMF से। ओके स्टूडेंट्स। सेकंड है भुगतान संतुलन को ठीक करना, क्योंकि अगर मान लीजिए कि किसी भी देश का भुगतान संतुलन उसके प्रति अनुकूल नहीं है यानी प्रतिकूल है, तो उसका भुगतान संतुलन ठीक करने के लिए ये क्या करता है, उसे आर्थिक मदद करता है। यानी कभी उस समय तो ऐसी स्थिति आ गई थी कि किसी देश का यानी कोई भी देश इतना भी सक्षम नहीं था कि वो अपना देश में एक हफ्ते का भी आयात कर सके, इतना भी पैसा उसके पास नहीं बचा था। तो ऐसी स्थिति में उस भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए या अभी प्रेजेंट में भी किसी देश का भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाता है तो उसको अनुकूल करने के लिए उसको ये क्या करती है, आर्थिक मदद करती है। तो दूसरा क्या है, भुगतान संतुलन को ठीक करना इसका उद्देश्य है। तीसरा है आर्थिक मदद करना, कि अगर किसी देश को अपना विकास करना है ना, तो क्योंकि किसी भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब एक निवेश किया जाए, एक बड़ी मात्रा में निवेश किया जाए, सड़क बनवाने के लिए निवेश किया जाए, है ना, पूंजीगत साधनों को कहते हैं खरीदने के लिए व्यय किया जाए, है ना, तो बिजली पानी पर जो हमारी शक्ति के साधन है उन पर अगर व्यय किया जाएगा तो एक मोटा निवेश किया जाएगा। तो किसी भी देश के विकास के लिए ये क्या करती है, आर्थिक मदद करती है। तो कहने का मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या कहते हैं, एक बहुत ही शक्तिशाली संस्था है जो कि एक नियंत्रण के रूप में कार्य कर रही है। और इसके जो क्या कहते हैं वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। ये बहुत 2 नंबर के सवाल में आपका पूछा जाता है, इसकी स्थापना पूछी जाती है। दूसरी बात यह है कि इसका जो क्या कहते हैं जो कोटा निर्धारित होता है, कोटा यानी इस देश के जैसे संस्था तो बन गई, अब वो चलेगी कैसे, जब तक क्या नहीं होगा उसके पास एक निश्चित कोटा नहीं होगा, यानी उसके पास एक धनराशि नहीं होगी, तब तक क्या नहीं होगा, क्या हम बिना किसी धनराशि के कोई भी संस्था को चला सकते हैं, नहीं चला सकते ना। तो इसके लिए क्या निश्चित किया गया कि जो सदस्य देश हैं वो अपने अपने राष्ट्रीय आय के अकॉर्डिंग, है ना, या जिस देश का विदेशी मुद्रा भंडार जितना है यानी कुछ निर्धारक तत्वों के अकॉर्डिंग अपना अपना अंशदान देंगे। तो सभी देशों ने जिसकी जैसी आर्थिक स्थिति थी उसके अकॉर्डिंग क्या दिया, अंशदान दिया। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि अमेरिका, चीन, जापान इन्होंने एक अंशदान बहुत बड़ी मात्रा में किया और इसीलिए इन्हें वोटिंग पावर का अधिकार भी है। तो इससे आगे का जो है वो हम कल पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।